हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या शुरू किया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू कर लिया है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, जो कि है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। और लास्ट क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर का बेसिक थीम जो कि हमें पढ़ना क्या है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में और समझते हैं 6.1 के प्रश्नावली को। लेकिन उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और हम लोग आगे वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि कल का क्लास का मेन थीम क्या था, इसे हम लोग तेजी से समझ लेते हैं। तो इस पार्ट में हमको सबसे पहले यह समझना है कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। सर्वांगसमता और समरूपता में क्या डिफरेंस है। सर्वांगसमता आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और अभी इस चैप्टर में हमें समरूपता पर फोकस करना है। बच्चों, इन दोनों को गौर से देखते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें सर्वांगसमता को, तो मान लेते हैं कि इस तरह का आपके सामने एक ट्राइंगल है ना। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ठीक है। और इसी तरीके से यदि हम ध्यान दें तो इस तरीके का एक ट्राइंगल है ना। और इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। ध्यान देना कि ये हमारा एक वैल्यू जो है इसका दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही कंडीशन में देखें तो ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमें ये दो त्रिभुज आराम से दिख रहे होंगे, है ना। अब समरूपता की बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि चीजें बड़ी अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर रहे। तो बच्चों, यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज मान लेते हैं हमारा इस तरीके का है और दूसरा जो त्रिभुज है वो इस तरीके का है। यदि दो त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हो तो अच्छा होगा। अब आप देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। अब ध्यान देना सब लोग बोर्ड पर, अटेंशन ऑन द बोर्ड। बच्चों, यहां पर मान लेते हैं कि ये आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर। वैसे ही ये है आपका 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 नहीं, यदि ये मान लेते हैं आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दो जगह पर हम लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश की है कि ये क्या है और वो क्या है। बच्चों, यहां देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इन दो त्रिभुज, ये जो दो त्रिभुज है ये आपस में सर्वांगसम है। बच्चों, सर्वांगसम क्या होता है और इसे हम लोग कहते हैं कि ये समरूप है। अब समरूप और सर्वांगसमता में क्या अंतर है, देखो हम लोग को जनरली ये समझते हैं सर्वांगसमता का मतलब होता है, देखो नाम में ही छिपा हुआ है, सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम। मतलब जब सभी अंग जो होते हैं, सारे अंग, अंग मतलब एक त्रिभुज में क्या अंग हो सकते हैं, उसकी भुजाएं हो सकती हैं, उसका कोण हो सकता है, उसका शीर्ष हो सकता है। जब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाए, है ना, ऐसे समय में हम इसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। बोलो सर नहीं समझ में आया। देखो जैसे मेरा ये वाला हैंड है, मेरा ये हाथ है और मेरा ये हाथ है, जब इसका दोनों का माप बिल्कुल सेम होगा तो ये एक दूसरे के पीछे ओवरलैप कर जाएगा और जब ओवरलैप कर जाएगा तो एक दूसरे के पीछे बिल्कुल एक तरीके से छिप जाएगा और इसका सारा अंग इसके सारे अंग के एकदम इक्वल है, इसलिए ये एक दूसरे के पीछे छिप जा रहे हैं। इसी तरीके से जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो हम समझते हैं कि ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखो बच्चों, यदि हम इसको इस तरीके से उठा करके और ये 3 को इसके ऊपर डाल दे, ये 4 की भुजा इसके ऊपर डाल दे और 5 को इसके ऊपर डाल दे, तो ये एक दूसरे के पीछे छिप जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया। यहां पर कंडीशन ध्यान देना, कंडीशन ये है कि इसका जो ये जो BC है ये इसका PQ के बराबर है। मतलब यहाँ पर BC जो है वो PQ के बराबर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा AB है बच्चों, ये AB किसके बराबर हो गया, तो AB बराबर हो गया इसके QR के बराबर हो गया है, ठीक है। उसी तरह से इसका कर्ण मतलब AC जो है ये इसके कर्ण मतलब PR के बराबर हो गया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। और जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा, सोचो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो क्या इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर, इसका ए वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर और इसका ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या समझ में आया कि इसका एंगल बी जो है बच्चों ये बराबर हो रहा है एंगल क्यू का। ऐसे ही एंगल ए जो है ये बराबर हो रहा है किसके, तो एंगल ए हमारा जो बराबर हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो 4 और 5 के बीच में बन रहा है, तो 4 और 5 के बीच में आर बन रहा है, तो एंगल ए बराबर हो गया होगा एंगल आर के बराबर हो गया होगा। ऐसे ही एंगल सी जो है ये किसके बराबर हो गया, तो ये आपका एंगल पी के बराबर हो गया। तो बच्चों कंडीशन,
अब हम लोग बात करते हैं शर्त का, है ना। शर्त क्या होता है किसी भी सर्वांग समता का? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, तो बराबर हो जाती है। इसे ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा इसके जितने भी कोण होते हैं, ये कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, और यदि ओवरलैप कर रहा है मतलब इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी और इसका कोण भी बराबर होगा। बोलो, बहुत अच्छे से समझ में आया ना। तो ये था इसका कंडीशन। बच्चों, एक और बात हमारा छूट गया है, इसे हम लोग सीख लेते हैं। देखो, इसका एक और कंडीशन ये है कि जब भी दो त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है तो उसके लिए हमें कुछ कसौटियां, मतलब कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। कब कब हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके लिए आपने कसौटियां पढ़ रखा है पहले से, उम्मीद है कि ये होता है आपका सबसे पहला जो कंडीशन है बच्चों, ये होता है एस एस एस, फिर हमने पढ़ा है एस ये एस, फिर हमने पढ़ा है ए एस, फिर हमने पढ़ा है ASA, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है RHS। यदि आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से जल्दी याद करना है ट्रिक से, तो याद रखना का मतलब हुआ SSS, है ना। उसके बाद सास, उसके बाद आस, उसके बाद आशा। ऐसे यदि आप याद रखते हैं तो आप जल्दी बहुत ही आराम से याद कर लेते हैं, और कभी आप कंफ्यूज नहीं होते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ ए भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, है ना। यदि एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या SAA होता है क्या? नहीं, ये भी कंडीशन नहीं होता। कसौटियों की बात करें तो सिर्फ ये होते हैं, ये 5 कसौटियां आपको याद रखना है सर्वांग समता के लिए। चलो, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं आज के हमारे मुख्य चैप्टर की जो मेन कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, कि समरूप कब होता है सर। देखो, इन दो त्रिभुजों को देख करके बताओ, क्या इसके जैसा ये दोनों ओवरलैप कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इन दोनों का शेप, साइज सब कुछ इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों को गौर से देखोगे तो यहां पर जितना बड़ा ये है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक बात तो है कि यदि जिस रेशियो से हमारी ये वाली भुजा बढ़ रही है उसी रेशियो से ये वाली भुजा भी बढ़ी है, उसी रेशियो से ये वाली भुजा भी बढ़ी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये 2 से 4 हुआ तो ये 3 से 6 हो गया, ये 4 से 8 हो गया। मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है, लेकिन समानुपात है। मतलब जिस अनुपात से ये बढ़ा, डबल हुआ, उसी अनुपात से ये भी हुआ। मतलब इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के इक्वल नहीं है, लेकिन समानुपात है बच्चों। उसी तरह से इसकी तीसरी भुजा इसके तीसरी भुजा के समानुपात हो गया। तो समरूपता में एक बात है कि जिस तरीके से हम इसे लंबा करेंगे उसी तरीके से ये भी लंबा हो रहा होगा। मतलब इसे हम डबल कर देते हैं तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। समान अनुपात से मतलब वो बढ़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसको यदि आप सीखेंगे आगे के क्लासेस में, यहाँ पर कंडीशन क्या समझ में आया? यहाँ पर कंडीशन ये समझ में आया कि हमेशा याद रखना है कि AB, है ना, इसका AB और इसका PQ, इन दोनों का जो अनुपात है बच्चों, एक भुजा का जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा BC और बटे QR, है ना। दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर हो गया। ऐसे ही तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, मतलब AC और बट्टे में क्या हो जाएगा, PR। तो क्या बात समझ में आया? बहुत ही मजा आ रहा है। क्या समझ में आया कि इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उसका अनुपात हमेशा सेम होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी ये जो कोण है बच्चों, ये इस कोण के बराबर होगा, इसका जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। कोण हमेशा बराबर होगा, कोण का अनुपात कभी नहीं बढ़ता बच्चों, याद रखना है। उसी तरीके से मैं यदि कहूं तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है ये बराबर होने वाला है एंगल पी के। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू का, और एंगल सी बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल आर का। बहुत ही अच्छे से समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन क्या बन के आया हमारे सामने? कंडीशन ये बन करके आया बच्चों कि इसकी जो भुजाएं होती हैं ये सारी भुजाएं बराबर नहीं बल्कि समानुपाती हो जाएंगी, है ना। जबकि इसका जो कोण है ये सारे कोण हमेशा क्या रहेंगे, तो बराबर रहेंगे। तो दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं हमेशा समानुपाती होती हैं, लेकिन कोण हमेशा बराबर होता है। अब बात करते हैं कसौटियां का। तो ये कसौटी कैसे काम करता है ये हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। लेकिन कौन कौन सी कसौटी हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे इसमें 5 तरह की कसौटियां हम देखते हैं, उस तरीके से उसमें कितने तरह की कसौटियां हैं। तो इनमें कसौटियों की जब हम बात करते हैं बच्चों तो सिर्फ 3 याद रखने हैं। एक है SSS, ठीक है। उसी तरह से एक याद रखना है SAA और SAS, है ना। और थर्ड वाला जो याद रखना है वो है AAA। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम किसी भी दो त्रिभुज को क्या कह सकते हैं कि वो आपस में समरूप है।
ठीक है, तो समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। ये हमारा लास्ट क्लास था और उम्मीद है आज हमने एक एक करके पार्ट्स पुर्जा को खोलते हुए एकदम पोस्टमार्टम करके मैंने आपको सिखा दिया है कि आखिर क्या डिफरेंस होता है समरूपता में और सर्वांग क्षमता में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। तो आपको विशेष फोकस करना है इस बार समरूपता में, क्योंकि यही हमारा क्लास का आज मेन उद्देश्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हमारे सामने आ चुका है एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे गौर से पढ़े और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोष्टक में दिए हुए सभी सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होते हैं ये सारे क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो मान लो कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, तो सभी वृत्त को क्या हम सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम का मतलब याद रखना सभी अंग सम। क्या इसके सभी अंग इसके सभी अंग के बराबर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इसे समरूप कह सकते हैं कि इसका रूप और इसका रूप एक जैसा है। मजा आ गया है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमने बहुत आराम से बना लिया है और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो क्या होगा, वो भी समरूप होगा या सर्वांगसम होगा। तो एक वर्ग हमारा ऐसा है और इसी अनुपात से बढ़ाते हुए हमने एक बड़ा सा वर्ग तैयार कर दिया है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, तो ये आपस में समरूप होंगे। इसका मतलब ये भी हो जाएगा समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई कर लो। क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सभी कौन सा त्रिभुज जो है वो हमेशा समरूप हो सकता है। तो बच्चों अब हम आपको क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप खुद जवाब दे सकते हैं। देखो, यदि हम समबाहु बनाते हैं तो चाहे हम समबाहु ऐसा बनाए, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कि हम एक इतना बड़ा समबाहु बना दें जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है, एक इतना बड़ा समबाहु बना दें जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर। ठीक है, अब समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु कहते हैं। तो बच्चों यदि हम ऐसे बना दें और ऐसे बना दें और ऐसे बना दें तो आप कहोगे सर इसकी दो भुजा बराबर दिख रही है, तो ये समद्विबाहु। इसका दूसरा फिगर बना दो, तो इसका दूसरा फिगर मान लो कि हम आपके सामने कुछ ऐसा बना देते हैं बच्चों, इस तरीके का, है ना, जहां पर हमें नजर आता है कि ये और ये आपस में बराबर है। तो क्या ये दोनों को आप समरूप कह सकते हैं। क्या इसका रूप बिल्कुल एक जैसा नजर आया, बिल्कुल नहीं, लेकिन समबाहु आप जितना बार भी बनाओगे वो सारा हमेशा समरूप ही होगा बच्चों। इसका रूप हमेशा क्या होगा, तो एक जैसा होगा। इसीलिए याद रखना है कि हमेशा एक समबाहु त्रिभुज जो होगा वो हमेशा समरूप हो जाएगा, लेकिन एक जो समद्विबाहु त्रिभुज है, हो सकता है यदि मैं ऐसा ही एक छोटा सा समद्विबाहु बना दूं तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों समरूप हैं, लेकिन बच्चों ये भी तो समद्विबाहु है। इस केस में यहाँ 90 बन रहा है बट यहाँ नहीं बन रहा, इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है। तो हर केस में समद्विबाहु समरूप नहीं हो सकता, लेकिन समबाहु हर केस में क्या हो सकता है, तो समरूप हो सकता है। उम्मीद है आपको ये लैंग्वेज वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हो, जिस पर विशेष बच्चे ध्यान नहीं देते, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं गुरुकुल साथी से, जहां पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये कब समरूप हो सकते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या हो। बताओ, मैंने बताया है जब भी समरूप हो, जब भी समरूपता होती है, जब भी समरूपता होती है तो संगत कोण जो होते हैं बच्चों ये बराबर होते हैं, लेकिन जो भुजाएं होती हैं ये समानुपात होता है। कितना बढ़िया बात है। इसका मतलब उनके संगत कोण जो है वो हमेशा क्या होंगे, तो ये ऑलवेज याद रखना है कि ये बराबर होंगे, लेकिन उनकी संगत भुजाएं जो होंगी बच्चों ये क्या होगा, ये हमेशा याद रखना है कि ये समानुपात होगा। तो बताओ बच्चा पार्टी समझ में आया कि नहीं। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से धुआं कर दिया है और उम्मीद है आपको भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े मस्ती में। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण लीजिए। इन दोनों के आपको दो अलग अलग उदाहरण लिखने हैं। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है कि समरूप आकृतियां, ठीक है कोई बात नहीं, दो ऐसी आकृतियां लगा दो जो समरूप हों। तो ऐसे तो हमने कई सारे किए हुए हैं। एक लगा दो समबाहु त्रिभुज की एक ऐसी आकृति लगा दो, है ना, और लिख दो ABC, और ऐसा ही एक बड़ा साइज में बना लो, इसका एक अलग सा नाम दे दो कि ये है आपका PQR, और बता दो कि देखो भाई जैसे बात ये है कि हम इसको ले रखे हैं, ये है आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 2 सेंटीमीटर और ये भी होगा 2 सेंटीमीटर। समान अनुपात में बढ़ाना है और इसे हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक 4 गुना कर दिया, तो ये भी 8 सेंटीमीटर बनेगा और ये भी 8 सेंटीमीटर बनेगा।
इन दोनों को देख करके हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप आकृतियां है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिख भी देना है कि ट्राइंगल ABC जो है ये समरूप है ट्राइंगल PQR का, और मस्ती में इसे घेराबंदी कर दो और बता दो कि हमारा आंसर रेडी है। बोलो, मजा आ गया ना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ऐसी आकृतियां लिखें जो समरूप नहीं हो, मतलब उसे समरूप नहीं दिखाना है। अब यदि समरूप नहीं दिखाना है इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी दो आकृति बना दो जो एक रूप का नहीं हो। ठीक है, इसका भी इलाज है हमारे पास। हम एक बना देंगे इस तरीके का, है ना। एक बनाने की कोशिश करेंगे हम समबाहु त्रिभुज का, नाम दे देंगे ABC, और एक बना देंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे देंगे PQR। साफ साफ समझ में आ रहा है कि यदि हम इसको समबाहु त्रिभुज कर रहे हैं तो तीनों भुजाएं हमें क्या रखना होगा, इक्वल। लेकिन समकोण त्रिभुज है तो हमें ट्रिपलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं इसे 3 और इसे लिख देते हैं 4, तो ये बन जाएगा आपका 5। क्या ये दोनों समरूप आप कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रूप में एक जैसे दिख ही नहीं रहे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल जो ABC है बच्चों, ये समान अनुपात से नहीं बढ़ रहा, मतलब ये जो है वो समरूप नहीं है। किसका? तो PQR के समरूप नहीं है, और हम इसे ऐसे घेर करके हम अपना काम फिनिश कर सकते हैं। बोलो, मजा आ गया ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, NCERT की है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो देखो, अब आपके सामने आ गया है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि सर ये दोनों को हम कैसे बात करें कि ये समरूप हैं या नहीं। तो देखो, समरूपता को ध्यान में रखने के लिए 2 कंडीशन याद है आप लोग को, है ना। शर्त बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहली बात कि इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए बच्चों, इनकी भुजाएं होनी चाहिए समानुपात। क्या होनी चाहिए? समानुपात होनी चाहिए। और जो कोण होते हैं संगत कोण, ये हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या हम पहले चेक कर लेते हैं? चलो टेस्टिंग नंबर 1, है ना। चलो माइक टेस्ट नहीं, फिगर टेस्ट। भुजाएं जो हैं ये समानुपात है, आ जाओ चेक करते हैं। यदि यहाँ पर 1.5 है तो ये हो गया 3, चलो ठीक है। ये हो गया 2 गुना, बहुत बढ़िया, है ना। ये था 1.5 तो ये भी हो गया 3, ये भी 2 गुना, बहुत बढ़िया। इससे ये हो गया 3, 2 गुना, और इससे ये हो गया 3, बहुत ही सुंदर, है ना बच्चों। मतलब भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में बढ़ रहा है, ऐसा हमें महसूस हो गया है। बहुत ही आराम से हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सर जिस तरीके से पहले वाले ये जो चतुर्भुज हमें नजर आ रहा है उसी रेशियो में इसका बढ़ रहा है। वेरी गुड। लेकिन बच्चों दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन है कि इसका कोण जो है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। क्या इसका ये कोण आपको इस कोण के बराबर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री कब बनता है जानते हो क्या? एक पड़ा हो एक खड़ा हो, तभी 90 डिग्री बनता है बच्चों। तो यहाँ देखो ये पड़ा है और ये खड़ा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। देखो ये इस तरीके का तो है, लेकिन 90 ऐसा होना चाहिए, ऐसा यहाँ नहीं है। और जब कोण संगत कोण यदि आपस में बराबर नहीं हो तो हम इसे समरूप नहीं कह सकते। तो यहाँ हम लिख देंगे इनकी, है ना, लिखेंगे इन 2 चतुर्भुजों की। क्या लिखना होगा आपको जवाब में? इन चतुर्भुजों की, है ना, लिखना है बहुत ही अच्छे से। इन चतुर्भुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं, है ना, लिखना होगा इन 2 चतुर्भुजों की संगत भुजाएं क्या है बच्चों? तो समानुपात है, समानुपाती है। बट मतलब लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कंडीशन में कि इनकी संगत कोण, इनके संगत कोण जो है, इनके संगत कोण ये क्या है? तो ये बराबर नहीं है, जो कि एक कंडीशन है बच्चों, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हमें अतः में एक इंपॉर्टेंट बात लिखना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि PQRS जो है, क्या मतलब चतुर्भुज जो है हमारा, ये जो चतुर्भुज है PQRS ये समरूप नहीं है। किसके? तो चतुर्भुज ABCD के समरूप नहीं है बच्चों। ये आप लिख सकते हैं और ये आपका हो गया सही जवाब। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, है ना, मजा आ गया। कंडीशन को अभी आपको सीखना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं अपने गाड़ी को। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम बहुत तेजी से चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको तो सिर्फ एकदम लल्लू सा प्रैक्टिस के लिए बच्चों, और जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही मस्ती में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ खत्म होता है आपका प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 के साथ साथ आज जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है ये आने वाले 6.2 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसे बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जहां जहां पे आपके घर में आकृतियां नजर आ रही है, एक खिड़की को दूसरे खिड़की से कंपेयर करो, ये समरूप है या सर्वांगसम है। बच्चों इस तरह से करते हुए आप अपने मैथ्स को अपने आसपास में देख सकते हैं और यहां से शुरू होगा आपके लाइफ में
मैथ्स का जादू, है ना बच्चों। चलिए, तो उम्मीद है आज के क्लास में आपको मजा आ गया होगा। आज के क्लास में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट तो भूलना नहीं, कभी भी जीवन में नहीं भूलना, क्योंकि 6.2 इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, तो अब यदि आपको आज के क्लास में मजा आ गया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और वीडियो को जल्दी से उनको शेयर कर दो जो आपके चाहने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जिसको भी जरूरत है उसको भेज दो। चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से एक नई फैंटास्टिक क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।